कई अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा। ये इतने साल बेमिसाल जैसी चीज़ें भी देखी होंगी जो कभी राजे के लिए लिखी गई, कभी गहलोत के लिए लिखी गई। फिर नया क्या है? नया है ये सवाल कि क्या सचमुच भजन लाल कमाल कर रहे हैं? आंकड़े तो यही कह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर सीएम भजन लाल के फर्स्ट डे से अब तक का सफर आप देखेंगे तो अलग अलग जो उनकी महत्वाकांक्षाएं रही हैं प्रदेश में विकास को लेकर। ईआरसीपी पर हमने एक्शन देखा, यमुना जल समझौते पर हमने एक्शन देखा, फिर हमने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट देखा और उसके बाद बारी आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की। कुछ दिन हो गए, कुछ दिनों तक और भी चलना है। छोटी छोटी समस्याएं जो नासूर की तरह सदियों से लोगों के जीवन में थी, उसे निकाला गया है, उस जख्म को भरा किया है। उनकी खुशी देखते ही बन रही है, उस चीज को नकारा नहीं जा सकता। इस लिहाज से ये पखवाड़ा, ये शिविर काफी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आपको याद होगा, ऐसे ही एक शिविर प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांव के संग अशोक गहलोत के टाइम पर भी होता था। वो भी बहुत अच्छा कर रहा था, आंकड़े उसकी भी गवाही देते थे। उसमें भी खामियां थी, इसमें भी खामियों की खबरें आई हैं। तो ये लोगों की भलाई के लिए है या फिर सियासी हथियार के तौर पर, ये जरूर देखना होगा। और साथ ही ये देखना होगा कि इस पखवाड़े पर, इस अंत्योदय संबल पर कांग्रेस लगातार हमलावर थी। इन आंकड़ों के बाद कांग्रेस क्या कहना चाहती है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता शैलेश कौशिक मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मीणा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शुरुआत दरअसल कांग्रेस से करना चाहता हूं। प्रकाश मीणा जी, उम्मीद है इस डिबेट से पहले कुछ आंकड़े और कुछ चीज़ें मैंने कांग्रेस को प्रोवाइड करवाई थी कि आज इस विषय पर मैं डिबेट करने वाला हूं। आंकड़े बोल तो रहे हैं कि कम से कम ये शिविर काम तो अच्छा कर रहा है, डिलीवरी बहुत अच्छी है। देखिए सुनील जी, 17 महीने के कार्यकाल में आप खुद देखिए, ग्राउंड पे जीरो रिपोर्ट है। पूरे ग्राउंड पे किसान दुखी है, कितना क्राइम राजस्थान में हो गया, बजरी माफिया कितना सक्रिय है। इन्हीं की सरकार का कल परसों जोगाराम जी फील्ड में थे तो वहां की जनता ये कह रही थी कोई उद्घाटन नहीं करना, आप 17 महीने का हिसाब दो कि 17 महीने में क्या काम किया आपने। अभी परसों की न्यूज है। नहीं, लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे भी तो ध्यान देंगे ना प्रकाश जी। जैसे मैं अभी इस शिविर पे हूँ, मैं ओवरऑल प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही शिविर आप भी लगाया करते थे, आपको याद होगा। पर हमारे शिविर का रेस्पॉन्स कैसा था? कैसा? ग्रामीण जनता को तुरंत काम होता था। इसमें कोई अंत्योदय दीनदयाल उपाध्याय योजना है, पट्टे फंसे पड़े जाके सीएम रैली करके आ जाते हैं। जो पट्टे आपने बांटे, हमारे उनमें से कई पट्टे फंसे पड़े हैं। निस्तारण हुआ, गरीबी की निस्तारण, महिलाओं का निस्तारण हुआ, हर काम तुरंत हुए थे। जो हमारा प्रशासन गांव के संग और शहर के संग जो अभियान चला, उसमें जनता को तुरंत लाभ हुआ था। लेकिन अब पेंशन वाली बात आपने की प्रकाश भाई, में किसको फायदा हो रहा है? प्रकाश भाई, आप खुद नहीं, वो तो देखिए मैं आपको वो गिना दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं जैसे आपने पेंशन बोला, पेंशन कौन कौन नहीं उठा रहा है? आयु वर्ग से नीचे के लोग भी उठा रहे हैं और वार्षिक फैमिली आय जिनकी 48,000 60,000 से ज्यादा है वो भी उठा रहे हैं। तो आपने तो बस ऐसे बांट दिया, आपने कोई क्राइटेरिया थोड़ा ना सेट किया। नहीं, तो हमने जनता को ही तो बांटा, बेनिफिट तो राजस्थान की जनता को ही दिया ना। अब इसमें आप खुद देखिए, पूरी सरकार में अभी कितनी बड़ी स्कीम थी आरजीसीएस गवर्नमेंट कर्मचारियों की, उसकी कल तक आज तक रिपोर्ट ये थी कि लास्ट बंद कर रहे हैं इसको हम कैशलेस। हमारे यहाँ हर कर्मचारी को ये सुविधा थी कि वो बिना पैसे आए अपने परिवार का कार्ड लाएगा और पूरा इलाज कराएगा। उससे अच्छी स्कीम थी हमारी चिरंजीवी योजना, जिसमें 25 लाख तक का मेडिक्लेम फ्री था। वो सारी योजनाएं लेकिन अब देखिए, एक रात्रि शिविर लगता है, आज़ादी के 78 साल बाद सनवाड़ा में बिजली पहुंचती है उस एक रात्रि शिविर के जरिए। इन 78 सालों का हिसाब वो इलाका मांग रहा होगा ना। आज कितना खुश होगा वो इलाका अपने इलाके में बिजली देखकर। ग्रामीणों का 40 साल पुराना 1.25 किलोमीटर के रास्ते का झगड़ा खत्म हुआ, रास्ते खुले। एक डुमरोली की एक महिला है जिनका 50 साल पुरानी समस्या का हल हुआ है। ये सब मायने तो रखता है। तो 17 महीने के कार्यकाल में ये छोटी सी उपलब्धियां हैं, बाकी मुझे बड़ी उपलब्धियां बताइए आप। नहीं, पर आप इस उपलब्धि पे डाउट क्यों कर रहे हैं? राजधानी बढ़ गया, पूरे राजस्थान पूरे इंडिया में क्राइम में नंबर 1 पे आ गया। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और बजरी माफिया कितना सक्रिय है। परसों एक एमएलए जो थानेदार सीआई के पैर पकड़ रहा है, सीआई के पैर पकड़ रहा है। देखो कितना बड़ा। अब देखो, आपका पट्टा वाला जो शिविर था, झाड़ोली पंचायत के शिविर में बीसदा गांव की प्रेमवती को पट्टा मिला। 50 साल से वो परेशान थी। आपका ये उस प्रेमवती तक तो नहीं पहुंच पाया था आपका शिविर।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन आंकड़ों में शंका कहां पर है, मतलब कहां से आपको ऐसा लगता है कि ये आंकड़े खराब हैं या मैनिपुलेटेड हैं? तो फिर राजस्थान इतना आगे 17 महीने में कोई काम तो हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, आप आंकड़े बता रहे हो, पर राजस्थान की जनता को कौन सा वर्ग खुश है कि भजन लाल सरकार की ये योजनाएं, ये स्कीमें? प्रेमवती खुश है? कोई भी, मेरे ख्याल से वो समाज के अंतिम छोर पर बैठी वो अंतिम महिला रही होंगी जिन तक आप नहीं पहुंच पाए। इतना बड़ा स्टेट है, एक महिला खुश होने से सरकार का हो जाएगा काम? इतना बड़ा राजस्थान नहीं, पर उस महिला का खुश होना जरूरी है। आपको याद होगा, आपके राहुल गांधी ने एक कलावती के बेसिस पर कितनी सारी चीजें कही थी और फिर बाद में वो कलावती राहुल गांधी से दुखी हो गई। महाराष्ट्र की कलावती, किसानों से जुड़ा मुद्दा। बैरागी जी, स्वप्निल जी, कि इस सरकार में 17 महीने के कार्यकाल में कोई भी वर्ग खुश नहीं है, और 4 महीने बाद आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, और इसमें कोई भी लोकतंत्र में जैसे एमएलए, इनकी सरकार के मंत्री एमएलए खुद दुखी है, एमएलए पैर पकड़ रहा है सीआई के। आज तक राजस्थान के इतिहास पहली बार ये हुआ है। करोड़ लाल जी छापे पाड़ रहे, नकली दवाएं, नकली खाद भी, किसान को सारी चीज नकली मिल रही है। गंगानगर में किसान धरना दे रहे हैं नहर के लिए, कितने दिन से पड़े, क्या सुनवाई हो रही है, आप बताइए। ठीक है। वैसे किरोड़ीलाल मीणा जी का छापा मारना मुझे तो पसंद आया था सर। फिल्मों में यही सीन देखकर हम लोग तालियां बजाते हैं, सीटी मारते हैं, तो हमें तो ऐसे नेता पसंद है जो छापा मारने निकले। खाद बीज मिल रहा है। ठीक है। शैलेश कौशिक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, इन्हीं शिविरों ने अधिकारियों की, मतलब देखिए ऐसा नहीं है, शिविर के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, मैं तारीफ कर रहा हूं, आप बधाई चाहते हो तो मैं सरकार को बधाई भी दे देता हूं, लेकिन हम खामियां नहीं नकार सकते। इन्हीं शिविरों में अधिकारी नदारद रहते हैं, ये मैंने नहीं कहा। आप ही के एक मंत्री पहुंचे, उन्होंने फिर फोन लगाया, फिर फटकारा, लेकिन अगले दिन वो चेक करने नहीं पहुंचे। अगले दिन हमारी टीम थी वहां पर, अधिकारी नहीं पहुंचे, और ऐसा कई जगहों पर हुआ है। रात्रि शिविर में भी कई लोगों को खाली पैर लौटना पड़ा, खाली हाथों लौटना पड़ा। तो मतलब है तो ये बहुत अच्छी चीज, ये और अच्छी हो सकती थी, इससे आप मना नहीं कर सकते। देखिए स्वप्निल जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि जिस तरीके से युवा, गरीब, किसान, मजदूर को राहत मिले, और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिनका चिंतन यही था कि अंत्योदय, जो परिकल्पना थी अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति जो छोर में है उस तक लाभ कैसे पहुंचे, उस मंशा को, उस परिकल्पना को पूरा करने का काम माननीय भजनलाल जी की सरकार ने, माननीय भजनलाल जी ने इस पखवाड़े के माध्यम से करने का प्रयास किया। ठीक है, आप देखिए कि एक मिनट स्वप्निल जी, आप देखिए कि छोटे छोटे काम और बड़ी बड़ी राहत इन शिविरों में आमजन को मिली है, जो आज से पहले 50 साल तक, 50 सालों में कभी कभी उनको, उन कामों को किसी भी सरकार का ध्यान नहीं गया कि कैसे कैसे बिजली के झूलते हुए तारों को सही आपका ध्यान कैसे गया। ये प्रेमवती जो है, ये जो प्रेमवती हैं, ये 50 सालों बाद इनको पट्टा मिला है, मतलब इनको, इन पर नजर तो राजे की भी नहीं पड़ी 10 साल में। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया ना, कि किस तरीके से किया। आज भी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे साथी के साथ हमारे शिविर, अरे आपके शिविर तो लास्ट में लगे थे, चुनाव राजनीतिक विश्लेषक बैठे, और उन चुनाव उनमें क्या हुआ था, केवल अशोक गहलोत के कार्ड छपे फोटो बांटने का काम किया था। आप 50 यूनिट फ्री पहले दे रहे थे, 100 यूनिट के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है, फर्जी पट्टे। ये छोटी चीजें बड़ी की तरफ कहां क्लब हो रही है, मुझे ये बताइए। देखिए समस्या की बात यह है, जैसे आपने 38,000 बिजली के पोल सही किए, तो फिर बिजली कटौतियां क्यों हो रही हैं? बिजली लाने के लिए जिन कंपनियों से हमारी बात चल रही है, वो बिजली महंगी क्यों दे रहे हैं, जो आपको विपक्ष में रहते हुए बिजली महंगी लगती थी? मैं ये कह रहा हूं, ये छोटी बातें जुड़कर एक बड़े विजन की तरफ कब जाना चालू करेंगी? ये भी तो समस्या है सर। मैं देखिए स्वप्निल जी, मैं वही कह रहा हूं कि आप छोटी छोटी राहत, अगर किसी व्यक्ति का 50 साल से 15 अगर वो लोग थे, खातेदार थे, और उनका जो नामांतरण का काम, जो बंटवारे का काम नहीं हुआ, उसको इस शिविर के माध्यम से कोटपुतली बहरोड़ में हुआ, ग्राम पंचायत डुमरौली में। जिस तरीके से आपको मैं उदाहरण दूं कि भरतपुर के अंतर्गत अभी जो कच्चे डंडे के परकोटे के, जो पिछले 5 साल तक जनता जो सालों से रह रही थी, और 5 साल तक यहाँ के तत्कालीन विधायक और वर्तमान में विधायक के तत्कालीन मंत्री जो अशोक गहलोत की किचन कैबिनेट सदस्य, सुनिए, एक ऐसे लोगों को पट्टे बटे जिनके माँ बाप मर गए, उनके नाबालिग बच्चों को, इनकी एक बहन थी शादीशुदा, नाबालिग बच्चों को पट्टे बटला, आज उनको मालिक बनाने का काम सरकार ने किया है। तो हर अंतिम व्यक्ति तक, दादा अंतिम व्यक्ति तक मैं कह रहा हूँ वो क्या रहा है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, वन विभाग ने 1.92 करोड़ से अधिक पौधों का वितरण किया, लगे कितने? 1.19। ये 73 लाख कहां गए? या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 43,493 नए नल कनेक्शन दिए। पुराने जिनको नल कनेक्शन दिए उधर जल आने लगा क्या? इनमें जल निकल रहा है कि नहीं, किसको पता? मैं यही कह रहा हूं ना, आप मेरे को ये बताइए कि आपके इन छोटे छोटे कदमों से, जो कि बहुत बड़ी राहत की बात है, वो और बड़ी राहत की ओर बढ़े, वो विजन क्यों नहीं नजर आ रहा? वो आगे जाके चीजें क्यों नहीं जुड़ रही?
क्यों नहीं जुड़ रही? आप देखिए ना, इन राहत के शिविरों के माध्यम से तो जैसे राजस्व के मामले हो, हॉस्पिटल के मामले हो, आप जो बता रहे नल के मामले हो, बिजली के मामले हो, ऐसे जिन समस्याओं की ओर किसी और ध्यान नहीं गया। बाकी आप जिनकी बात करें, नल से जल अभियान को जो गहलोत की सरकार में किस तरीके से ठंडे बस्ते में पड़ा था, पूरे पैसे का उपयोग करने के बावजूद ये 50% टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, और हमारे पड़ोस के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य कर पाए। सुनिए सुनील जी, आप जिस बिजली की बात कर रहे हैं, किस तरीके से इनका प्रबंधन था, किस तरीके से हमारी सरकार एग्रीमेंट कर रही है, आज कैबिनेट में पास हुए हैं। एग्रीमेंट से बिजली नहीं आती शैलेश भाई। आप जानते हैं ना, सोलर पैनल वाले किस तरीके से रो रहे हैं, आपको पता नहीं है? सोलर के इक्विपमेंट्स मिल नहीं रहे, आपको पता नहीं है? स्वप्निल जी देखिए, जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा के मामले निपटाए गए, इन मामलों में किस तरीके से लोग अपने गिरोह अभियान की तरफ वापस कर रहे हैं, किस तरीके से 10 लाख से अधिक नए लोग जोड़े गए एक साल के अंतर्गत। और दूसरी बात, अभी मेरे साथी कह रहे थे किराए की, आपको मालूम होना चाहिए, आप प्रवक्ता हो कांग्रेस पार्टी के, कि आपके जो 5 साल के अंतर्गत, छोड़िए लास्ट के 1 साल के अंतर्गत और हमारे पहले साल के अंतर्गत अगर आप तुलना करेंगे तो 7.44% समग्र अपराध में कमी आई है। महिला अपराध 10.61% कम हुआ है। हत्याएं 9.11% कम हुई है। दुष्कर्म के मामलों में 2.89% की कमी है। अपहरण के मामलों में 1.99% की कमी है। इस पर तो मैं किसी और दिन डिबेट करूंगा, क्योंकि इस पर बहुत इंटेंस स्टडी की जरूरत है, क्योंकि ये बात क्राइम के नंबर्स की नहीं है, इसमें क्राइम रेट भी होता है, जैसा कि गुलाबचंद कटारिया जब गृह मंत्री हुआ करते थे उन्होंने समझाया था। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स भी बदले हैं एफआईआर के, और दूसरा ये भी बात सच है कि कई केसेस झूठे भी निकले, ये तो इस बार के पुलिस अधिकारी भी बोल रहे हैं। तो उस पर मैं एक बार इंटेंस स्टडी के बाद डिस्कशन का टॉपिक लाऊंगा, लेकिन उससे पहले राधेश्याम भारती जी, प्यासे कौवे की कहानी, वो छोटे छोटे कंकड़ ग्लास में डाला, पानी धीरे से ऊपर आया और उसने अपना गला तर किया। मैं यही कह रहा हूं कि इन शिविरों ने, ये अंत्योदय संबल पखवाड़े ने वो छोटे छोटे कंकड़ का काम किया। उन लोगों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। काम आपको छोटे लग सकते हैं, लेकिन राहत बहुत बड़ी है। देखिए स्वप्निल जी, सरकार कह रही है, आंकड़े बता रही है 11.75 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। हर 7वां व्यक्ति 30 साल से ऊपर के, हर 7वां व्यक्ति कोई टीबी से ग्रसित है, कोई बीपी से, कोई शुगर से। यानी 10 साल वसुंधरा जी सरकार में रही, उससे पहले भैरव सिंह जी रहे, अब 1.5 साल से ये सरकार है। इतनी इतनी स्वास्थ्य योजनाओं के दावे किए गए, इतनी सारी बातें कि हम प्रदेश में ये सुविधाएं दे रहे हैं, फिर आखिर हालत क्या है? 30 साल से ऊपर, यानी 30 साल से तो आज जवानी आनी शुरू होती है, और उससे 30 साल से हर 7वां व्यक्ति इस तरह से, सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा, इस तरह से यदि पीड़ित है, तो फिर आप देखिए विकास कहाँ है? ये आंकड़ों की सच्चाई क्या है? चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं। इसी तरह आप देखिए, बताया गया अभी कि 1.98 करोड़ पौधे वितरित किए गए थे, और उसमें से 1.19 करोड़ पौधे लगे हैं। मैं आपको मेरी जानकारी के हिसाब से बताना चाहता हूँ, मेरे गांव में एक जगह 1100 पेड़ लगाए गए थे। जिला कलेक्टर ने कहा था कि ये 1 साल में 5 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। एक जगह एक स्पॉट पे 1100 पेड़ लगाए गए। मैं स्वयं उसकी जानकारी लेने गया। आप मेरे साथ चल के देखें, उसमें 100 पेड़ भी नहीं है। 1100 पेड़ में से 100 पेड़ नहीं लगे हुए हैं। आप मेरे साथ चल के देखिए। नहीं, लेकिन राधेश्याम भाई, अभी हाल ही में एक आंकड़े ये भी आए थे कि हरियाली बढ़ी है राजस्थान की पूर्व की तुलना में। ये 10% यदि बढ़ी हो, 15% बढ़ी हो, तो देखिए अब अपन तो कह सकते हैं कांग्रेस के हिसाब से, तो क्योंकि राजीव गांधी कहा करते थे कि भाई 1 रुपए में मैं भेजता हूं तो जो है 85 पैसे तो रास्ते में ही गायब हो जाते हैं, 15 पैसे ही पहुंचते हैं। तो उस हिसाब से तो ये सरकार ठीक है। यदि 10%, 15% यदि काम हुआ है, जो आंकड़े बताए गए तो ठीक। लेकिन मैं आप सुनिए, मुझे मौका दीजिए। अभी इसी सरकार में हमारे गोपालगढ़ रोड पर जो है इंटरलॉक डालने का काम किया गया बिना किसी औचित्य के। हर कोई कह रहा था कि सड़क पहले से अच्छी है, लेकिन फिर भी उसके 1/3 हिस्से पे इंटरलॉक डाला गया। 1.5 महीने पहले काम पूरा हुआ है। हो सकता है 2 महीने हो गए हों, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हुए। और वहां आप जाके देखिए, इतनी खतरनाक स्थिति है। कल ही आप जिला कलेक्टर से जांच करवाइए, आपको पता लग जाए।
उसमें जो बालू डाली गई थी वो सारी बह गई है। ठीक है। सीमेंट लगी नहीं। अब सरकार का कितना बड़ा चूना लग गया, सार्वजनिक निर्माण विभाग को लोगों ने जाके अवगत करा दिया है। फिर भी राधेश्याम जी, अगर मैं एक बार फिर अंत्योदय शिविर पे आऊं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जैसे गांव में जो लंबित राजस्व संबंधी प्रकरण होते हैं ना, वो एक आम समस्या है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो अब जैसे रास्ते का विवाद है, उस रास्ते के विवाद में जातियां भी जुड़ी होती हैं और बहुत पेचीदा होते हैं। अगर उनको सॉल्व किया, कहीं से तो चालू होना पड़ेगा ना। स्वप्निल जी देखिए, मैं कह रहा हूँ कि समूची एक कोई काम किया जाए और उसमें कोई उसकी गुणवत्ता नहीं, कोई उपयोगिता नहीं, हजारों लोग उधर से जाते हो तो आप बताइए। और हर समय खतरा बना हुआ है कि कोई भी वाहन जो है किसी टाइल के साथ गिर सकता है, तो उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है। यानी मेरे कहने का ये है उचित कि जिस तरह कांग्रेस के टाइम गहलोत साहब दावे किया करते थे, कांग्रेस के लोग दावे किया करते थे कि हम तो इतना जो है उपकार कर रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं, प्रदेश को इतना तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति है, बिल्कुल ये सही है। मुख्यमंत्री जी काम करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी का एक विजन है राजस्थान को आगे ले जाने का, लेकिन कहीं ये नीचे से अफसरशाही झूठे आंकड़े तो नहीं पहुंचा रही है मुख्यमंत्री जी तक। ये एक हालांकि मुख्यमंत्री खुद भी इस तरह के शिविरों का हिस्सा बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। हाँ, पर ये भी हो सकता है कि उस दिन तो बहुत अच्छा काम करके सब दिखा दें क्योंकि मुख्यमंत्री की नजर में आना है। फिर मतलब कुल मिलाकर राधेश्याम भारती जी ये कह रहे हैं कि आगे पाठ पीछे सपाट की स्थितियां हैं। शैलेश कौशिक भाई, राधेश्याम जी मैं आप ही की बात पर सवाल ले रहा हूँ। शैलेश भाई, कहने का मतलब ये है कि आगे पाठ पीछे सपाट की स्थिति में नहीं आता है। हाँ। कोई बहुत बड़ा वीआईपी शिविर में नहीं आता है, तो शिविरों की हकीकत ठीक है, कमोबेश। ठीक है राधेश्याम जी, हाँ मैं आपको रोक रहा हूं अब। शैलेश कौशिक जी, कुल मिलाकर आगे पाठ पीछे सपाट की स्थितियां बन रही हैं, ये दावा है राधेश्याम भारती जी का, जो कि एक पत्रकार भी हैं, उन्होंने कुछ देख के ही बोला होगा। दूसरा शैलेश भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चलो ये तो आपको पता चल गया कि भाई मतलब हर 7वां व्यक्ति बीपी और शुगर का संभावित मरीज है, उसको अंदाजा नहीं लग पाया, आपको लग गया, अब आप क्या करवा रहे हो भाई? आगे कुछ तो होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये बीपी शुगर या तो मतलब पूर्व की सरकारों के राज को देख के ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू होगा या उनकी मीठी गोलियां खा के शुगर हो गया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जरूर है कि साहब अब क्या आज आरजीएचएस पर कितनी बड़ी मीटिंग आपको करनी पड़ी क्योंकि आपकी नजर नहीं है शैलेश भाई। अगर नजर होती तो पहले ही हो जाता। सरकार कह रही है। हाँ नहीं राधेश्याम जी, मैं आपको रोक रहा हूं। शैलेश कौशिक जी से मेरा सवाल है। देखिए स्वप्निल जी, हाँ। इन शिविरों के माध्यम से, जिसमें कि अभी राधेश्याम जी कह रहे थे कि या कोई भी कह रहा है, मैं उस पर मैं कहना चाहता हूं कि इन शिविरों में प्रतिदिन 2 से 3 जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय खुद गए, तमाम मंत्री गए, तमाम प्रभारी सचिव गए, तमाम और स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता खुद शिविरों में मौजूद रहे हैं। और इन शिविरों के माध्यम से आंकड़े बोलते हैं कि लगातार आम राहत प्रदान करने का काम किया गया है। अब जहां तक ये बात है कि जैसे आप कह रहे थे, जिस हेल्थ चेकअप की बात कह रहे हैं, सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि हेल्थ ओपीडी के माध्यम से अगर 17.78 लाख जितने भी लोगों का ओपीडी की गई और इस तरीके की चिंता आई, तो निश्चित रूप से इनका उद्देश्य इतना है कि अगर किसी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी कोई गहरी समस्या है तो उसका पहले इसका निवारण, उसकी जानकारी हो, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, उसकी जांच, और उसके बाद उसके मुझे थोड़ा सा मुझे याद दिलाइए, वो योजनाओं की एक वो लिस्ट होती है ना जो सरकारें बनाती है जिसपे उनकी प्राथमिकता रहती है। मैं उसका टर्म भूल रहा हूं, अगर आपको वो टर्म याद आए तो आप देखिएगा कि नहीं, वो 20-25 योजनाएं होती हैं जिन पर सरकार का स्पेशल फोकस होता है। मैं उसका टर्म भूल रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गहलोत राज की तमाम योजनाओं को उसमें से हटाया, उसमें से कुछ योजनाएं इन्हीं चीजों को कवर करती थी। आप मुझे एक बताइए कि कौन सी योजना को हटाया? हटाया नहीं, मैंने प्राथमिकता लिस्ट चलिए भाई प्लीज बताइए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नाम मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछा हूँ तो प्लीज बताइए, केवल नाम हटाया। अरे दादा, मैंने डिबेट की है शैलेश भाई, सुनिए क्या बोलते हैं उन योजनाओं को। आम जन की राहत की योजना थी तो उसका, क्योंकि इनके यहाँ नाम केवल एक व्यक्ति परिवार पर आधारित थे, हमने उनमें सुधार कर नाम परिवर्तन कर, निश्चित रूप से नाम परिवर्तन कर उनमें एक्स्ट्रा लाभ पहुंचाने का काम भी उन योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भजन लाल जी की सरकार ने किया है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आज स्वास्थ्य की बात करते हैं, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं दादा। देखिए मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने उनकी योजनाएं बंद की हैं। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि जो प्रायोरिटी वाली लिस्ट होती है, उन प्रायोरिटी वाली योजनाओं में से आपने गहलोत राज की सारी योजनाएं हटाई हैं, कोई बुराई नहीं है। आपने नई योजनाओं पर फोकस डाला, इसमें कोई बुराई नहीं है।
सबकी अपना एक विजन होता है, आप अपने विजन पर चल रहे हैं। स्वप्निल जी मैं कह रहा हूं, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, आप इनकी सरकार के पहले पहले साल के स्वास्थ्य बजट को और हमारी सरकार के पहले साल के स्वास्थ्य बजट को उठाइए, आप इनकी सरकार के दूसरे साल के स्वास्थ्य बजट को हमने हर बार जो जन आवश्यकता की स्वास्थ्य शिक्षा इनसे अधिक समग्र विकास के लिए बजट भी बढ़ाया है और सरकार लगातार धरातल पर काम भी कर रही है, जिसके परिणाम भी दिख रहे हैं। ठीक है प्रकाश मीणा जी, देखिए मैं आपको ये बताऊं, मैंने प्रशासन गांव के संग अभियान में भी कई खुश चेहरों को देखा और मैं इन शिविरों में भी खुश चेहरों को देख रहा हूं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो जहां क्रेडिट बनता है वहां क्रेडिट दिया जाना चाहिए। बहुत सी वस्तुस्थिति जो अभी तक दबी हुई थी वो इन शिविरों के माध्यम से निकलकर सामने आई हैं, जो कास्ट बायसनेस को भी भेदती है, इलाकाई समीकरणों को भी भेदती है। और यहाँ से एक अगर विजन तैयार किया जाए ना तो फिर वो डेवलप्ड राजस्थान की तरफ बढ़ना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन इसमें चाहिए विपक्ष का सहयोग। विपक्ष लगातार इन शिविरों पर, इस अंत्योदय संबल पर सवाल उठाता रहा, लेकिन एक भी ठोस काउंटर लेकर नहीं आ पाया। स्वप्निल जी देखो, सबसे बड़ी बात है, शिविर में जनता को बेनिफिट तब होता है जब वहाँ के लोकल कर्मचारी, लोकल अधिकारी तहसील स्तर के वहाँ उपस्थित रहें। जिस दिन सीएम साहब दौरा करते हैं उस दिन तो कलेक्टर ये सारे आ जाते हैं, बाकी आम जनता को पर डे कौन मिलता है वहाँ? और फिर एक पखवाड़ा हो गया, ठीक है, पखवाड़े में समस्याओं का समाधान हो जाएगा क्या? फिर 365 दिन सरकार क्या करेगी? आम जनता की तो रोज समस्याएं होती हैं, तो रोज समस्याओं के लिए क्या अलर्ट विजन है बताइए? 365 दिन के लिए विजन बताइए। पखवाड़े से ठीक है, पखवाड़े में हो रहा है, उसमें भी पूर्ण रूप से नहीं हो रहा, क्योंकि सीएम जाता है उस दिन तो सारे अधिकारी उपस्थित हो जाते हैं, बाकी आम जनता को कोई अधिकारी उपस्थित नहीं मिलता। पर मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि उन जिलों में जहां पर, या उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी तो जाके नजर रख सकते हैं ना। वो तो ऐसी दूरी बनाकर रखें कि उनके लिए ये शिविर अछूत हो। मैं इस शब्द के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मतलब क्या आप लोग इन शिविरों में भागीदारी क्यों नहीं निभा सकते? एक जिम्मेदार विपक्ष है ना आप, लोकतंत्र बताता है ना आपको। नहीं बिल्कुल है, पर जनता की जब समस्याएं ये हमको इनवाइट ही नहीं करते, क्षेत्रीय विधायक को इनवाइट नहीं करते, तो कैसे जाएंगे बताओ? ये इनके हारे हुए प्रत्याशी हैं उस फील्ड में, उनको बुलाते हैं सबको। तो ठीक है शैलेश भाई, ये तो शिकायत है भाई, आप लोकल जो विपक्ष के चेहरे हैं उनको भी इनवाइट कर लो भाई। आप इनवाइट करो, आप शैलेश भाई प्लीज इनवाइट करो आप। जो भी निर्वाचित विधायक है उसको निश्चित रूप से शिविर की सूचना दी जाती है और उनको आना ना आना उनके ऊपर होता है। ठीक है। और अगर ये कहते हैं हारियों प्रत्याशी, तो हारियों प्रत्याशी तो ठीक है, समाज का काम कर रहे हैं, ठीक है, क्षेत्र में तो काम कर रहे हैं। ठीक है, समाज का नहीं, वो पार्टी का काम कर रहे हैं, समाज का नहीं हो रहा, वो पार्टी की बुला रहे हैं। समाज का काम होता है तो जीते हुए को बुलाते हैं, निर्वाचित विधायक को बुलाते हैं। अगर समाज का काम होता तो निर्वाचित विधायक आते। ठीक है, आप दोनों का पॉइंट आ गया है, पर मैं इस पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ, ये इस पॉइंट पर बात नहीं है। प्रत्याशी ठीक है, राधेश्याम भारती जी, मेरे पास 1.5 मिनट बचे हैं। राधेश्याम भारती जी क्लोजिंग कमेंट दें। शैलेश भाई आपको रुकना पड़ेगा, मेरे पास समय नहीं बचा है। राधेश्याम भारती जी 1.5 मिनट है मेरे पास, प्लीज क्लोजिंग कमेंट दें। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि वास्तव में हमारे मुख्यमंत्री जी जो है बिल्कुल नए होकर के भी वो एक अच्छा काम कर रहे हैं और उनके पास 2047 तक राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने का बड़ा विजन है। और उसको देखा भी है हमने कि जगह जगह इस तरह की नीतियां ला रहे हैं, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र है, चाहे वो ERCP है, चाहे वो यमुना नहर का पानी है। यानी उनका मतलब एक संकल्प दिखता है कि वास्तव में वो राजस्थान को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन शिविरों की जो हकीकत है उसमें सच्चाई वहां तक पहुंच जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही अंत्योदय है। भैरू सिंह जी ने इसको सबसे पहले इसको अंत्योदय को वो लाए थे, सारी दुनिया ने उसको पसंद किया कि वास्तव में अंत्योदय के माध्यम से हर गरीब को जो आखिरी जिसको जरूरत है उसको ऊपर उठाया जा सकता है। तो ये इसकी क्रियान्वित ही सही हो जाए। और इसमें मैं तो ये भी कहूंगा कि विपक्ष की भूमिका भी मजबूत होनी चाहिए। भाई अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हमें आमंत्रित, भाई जब जनहित के मामले हैं तो आमंत्रित कौन करेगा? वो तो हम खुद एक वास्तव की भूमिका निभाएं कि वास्तव में हकीकत क्या है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।